बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय सेल्फ मानूर फातिमा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था क्रिटिक स्किल्स। अब उन क्रिटिक स्किल्स को देखते हुए आप लोगों ने उनको सीखते हुए आर्टिकल राइटिंग सीखनी है कि आप लोग जो आर्टिकल आपने अभी तक सुने होंगे, जर्नल सुने होंगे, उनमें आर्टिकल्स होते हैं, थीसिस राइटिंग होती हैं। जो लोग एमफिल में आपके इर्द गिर्द कर रहे होंगे वो हमेशा थीसिस या डिसर्टेशन के बारे में बात करते होंगे। तो उन सब को बेसिकली हम क्या कहते हैं, आर्टिकल राइटिंग। अब आप ये सीखने के लिए मेनली आप लोगों को सीखना ज़रूरी था लिटरेचर टर्मिनोलॉजीज, क्रिटिकल एनालिसिस, आफ्टर देन एकेडमिक राइटिंग्स और क्रिटिक राइटिंग्स। उन सब चीज़ों को जब आप अपने अंदर डाइजेस्ट कर लोगे, उन चीज़ों को सीखोगे, तो आपके लिए आर्टिकल राइटिंग आसान होगी। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल राइटिंग में। इसमें मेन चीज़ें हम क्या देखेंगे और उसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के। आपने इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में आज सीखोगे कि इंट्रोडक्शन लिखते कैसे हैं या इंट्रोडक्शन होता क्या है आर्टिकल राइटिंग में। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, थीसिस को स्टेटमेंट को सिलेक्ट कैसे करते हैं, बैकग्राउंड किसे कहते हैं, और एट द एंड कंक्लूजन क्या होता है। और इन चीज़ों को करने के लिए सर्च इंजन्स क्या हैं और कौन कौन से सर्च इंजन्स हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हो। और आफ्टर दैट कि आपकी ये जो मटेरियल है, ये जो आर्टिकल आप लिख रहे हो, क्या ये अपना लिखा है या कॉपी किया है, तो इसके लिए आप रेफरेंस राइटिंग सीखोगे कि रेफरेंस देते कैसे हैं। तो ये सबसे पहले एक साथ मैंने पिक्चर लगाई है कि आपको एक मेन आइडिया हो जाए कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है या इसे करते कैसे हैं। सबसे पहले आपने फोकस ऑन योर एम एंड ऑब्जेक्टिव। आपने अपने एम पे, अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना होता है, मतलब कि आप क्या करना चाहते हो। जब भी आप आर्टिकल सिलेक्ट करते हो या आप कुछ थीसिस सिलेक्ट करते हो या कुछ भी राइटिंग सिलेक्ट करते हो, तो आप मेनली देखते हो आपका इंटरेस्ट एरिया कौन सा है, आप किस पे काम करना चाहते हो। जैसे आप नर्सिस हैं तो आप लोग किस पे काम करना चाहते हैं, आप नर्सिस पे सेल्फ काम करना चाहते हैं या मरीजों पे या हॉस्पिटल पे। अब फिर इसमें आप कैटेगराइज करते हो कि आप नर्सिस में क्या देखना चाहते हो, मरीजों में क्या, लाइक नर्सिस में नर्सिस इमेज, नर्सिंग नॉलेज, नर्सिंग मेथडोलॉजीज क्या देखना चाह रहे हो। पेशेंट्स में क्या देखना चाहते हो, फंक्शनल पेशेंट देखना चाह रहे हो, फंक्शनल की हेल्थ, पेशेंट्स की हेल्थ देखना चाहते हो, इन्वायरमेंट में क्या देखना चाह रहे हो, आप इन्फेक्शन देखना चाह रहे हो, रिसोर्सेज देखना चाह रहे हो। तो वो सब आप अपना इंटरेस्ट एरिया पहले देखते हो। आफ्टर देन आप सिलेक्ट करते हो कि मैंने कौन सी रिसर्च करनी है, मैंने क्वालिटेटिव करनी है या क्वांटिटेटिव। मतलब मैंने सिर्फ ये जो मेरा इंटरेस्ट एरिया है इसमें गिनना है कि कितने परसेंट लोग हैं, ये मैंने देखना है कि क्या असर होता है लोगों पे। उसके बाद रैशनल फैक्ट कि आप क्यों ये मेथड सिलेक्ट कर रहे हो, आप क्वांटिटेटिव क्यों कर रहे हो या क्वालिटेटिव, आप लोगों को गिन क्यों रहे हो या आप लोगों को क्यों देख रहे हो कि क्या असर उन पे आ रहा है। आफ्टर देन कंसिडर योर ऑडियंस एंड थिंक हाउ यू विल कलेक्ट डाटा। फिर आप सोचो कि मैंने ये डाटा, ये आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है, आप उससे देख के डिसाइड करते हो कि मैंने नर्सिस का डाटा, डेफिनेटली आप नर्सिस से लोगे ना, आपकी ऑडियंस वही होगी। पेशेंट का डाटा आप अपने वार्ड से, पेशेंट से लोगे, जो भी वार्ड आपने सिलेक्ट किया होगा स्टडी में। फिर आप उस डाटा को एनालाइज करते हो। एनालाइज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप उसको सैम्पल करते हो, रेलिवेंसी इरेलीवेंसी अलग कर लेते हो, फिर उसको मैनिपुलेट करते हो, ये सब करते हो कि आपके काम की क्या चीज़ है। फिर उससे रिजल्ट निकालते हो कि इससे क्या फ़ायदा हुआ है और क्या फ़ायदा नहीं हुआ है या क्या मिस हो गया है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन इज बेसिकली अ रिसर्च पेपर। इंट्रोडक्शन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एकेडमिक राइटिंग। ये आपकी एकेडमिक राइटिंग का सबसे एसेंशियल, सबसे अहम है। क्यों? क्योंकि जब भी आप मास्टर और मास्टर ऑनवर्ड स्टडी करते हो तो आपको ये चीज़ शो करनी होती है कि आप चीज़ों को जो है क्रिएटिव राइटिंग सीख रहे हो, आप चीज़ों को इनोवेटिव आइडियाज़ की तरफ लेके जा रहे हो, आप चीज़ों को अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो उसमें आपका मेन ये पार्ट एकेडमिक की आपने 2 टाइप पढ़ी थी। एक आपके पास थी स्कूल और एक आपके पास थी एक्सपर्ट राइटिंग। एक्सपर्ट राइटिंग में आपका ये जो आर्टिकल प्रेजेंटेशन है या रिसर्च पेपर है, ये आपकी एक्सपर्ट राइटिंग में आती है कि आप इतना पढ़ लिख चुके हो कि अब आप जो है कंट्री के लिए आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अपने फील्ड में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। कैसे? स्टडी के थ्रू प्रोवाइड्स द रीडर विद द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, कि आप उनको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या हिस्ट्री देते हो कि ये था, इस तरह था, ये हुआ। फिर आप अपना बताते हो, नीडेड टू अंडरस्टैंड योर स्टडी एंड द रीजन व्हाई यू आर कंडक्टिंग योर एक्सपेरिमेंट। पहले आप बैकग्राउंड बताओगे कि पहले ये था, इस तरह था, और अब मैं इसलिए ये स्टडी कर रहा हूँ। द इंट्रोडक्शन शुड आंसर द क्वेश्चन व्हाट क्वेश्चन पेपर वाज स्टडी। क्या क्वेश्चन पेपर है, क्यों है। लाइक अब आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हो, पहले आप अपना टॉपिक बताते हो
टॉपिक के बाद फिर आप उस टॉपिक की हिस्ट्री बताते हो, फिर उसकी हिस्ट्री के बाद उसमें मेन प्रॉब्लम जो है वो बताते हो, फिर उस मेन प्रॉब्लम में बताते हो कि मैंने इसको इसलिए लिया है कि इसमें मुझे ये कमी लगी। फॉर एग्जांपल नाइटिंगेल की थ्योरी है, आपने थ्योरीज पढ़ी हैं। नाइटिंगेल के बाद डिफरेंट थेरीज ने थ्योरी दी। उन थेरीज ने क्या किया, नाइटिंगेल ने सिर्फ 8 कंपोनेंट एनवायरनमेंट के बताए। उसके बाद जो आपके पास वर्जीनिया थे या डोरेथिया थी, ओरम थी, जो भी थेरी आई उन्होंने अपने अपने बताए कि उनको वो लैकिंग उनके अंदर मिली। फिर उनके नेक्स्ट नेक्स्ट आई, उन्होंने और कंपोनेंट्स पढ़ लिए। जैसे आप वीकनेस और स्ट्रेंथ पढ़ते हो थेरीज में, तो आप क्या करते हो, अपना टॉपिक बताते हो, उस टॉपिक की हिस्ट्री बताते हो, फिर हिस्ट्री के बाद उनका प्रॉब्लम रिसर्च बताते हो, फिर अपने ऑब्जेक्टिव बताते हो, और फिर अपने पेपर को डिजाइन करने लग जाते हो। ये एक एग्जांपल है। जैसे एक बिजनेस स्ट्रेटेजी या कैपेबिलिटी ले लें, उसमें क्या करते हैं, वो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस चेक करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कैसे हो रही हैं, फिर उनको इन्वेस्टिगेट करते हो कैसे डाटा लेके लोगों से, फिर उसको डिस्कस करते हो और अपनी रिकमेंडेशंस देते हो। मैप आउट योर पेपर में आपने बेसिकली अपनी रिकमेंडेशंस देनी होती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इंट्रो में सिर्फ टॉपिक के बारे में बताना और उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव इज आल्सो नोन एज अ गोल, आपका मकसद, इज अ सेंटेंस और क्वेश्चन दैट समराइज द पर्पस। आप अपनी स्टडी का पर्पस बताते हो कि मैं क्यों लिख रही हूँ। इन अदर वर्ड, इट्स एन आइडिया यू वांट टू अंडरस्टैंड डीपर बाय परफॉर्मिंग रिसर्च। कि मतलब आपको जो क्वेरी है, आपको जो लैकिंग लग रही है, आप उसको मजीद सर्च करना चाहते हो कि ये लैकिंग क्या अब हल हो गई है या नहीं हुई है। जैसा आप अगर कोई नर्सिंग पे ले लो, नर्सिंग इमेज पे, पहले नर्सिंग इमेज आपको पता है बहुत खराब था, लेकिन अब डे बाय डे वो ठीक हो रहा है। ये रिसर्चेज ही हुई है ना, लाइक अब मास्टर्स, एमएसएन, पीएचडी होल्डर्स आए, उन्होंने दोबारा नर्सिंग में और ज्यादा आपके मल्टीपल जो डिसिप्लिन थे उनको देखा, फिर उनको उनके साथ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में कॉन्सेप्ट दिया। जब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का कंसेप्ट कॉमन हुआ, तब नर्सिंग इमेज में एक जो है वो वर्थ आई, उसकी इमेज जो है इनहेंस हुई। तो उसने क्या किया कि वो डीपर परफॉर्मिंग रिसर्च के साथ अपने अपना आइडिया जो था वो एक्सप्लेन किया। अब थीसिस स्टेटमेंट क्या, इट इज द मोर इंफॉर्मेटिव सेंटेंस दैट एम्फसाइज ऑन स्पॉटिंग अ प्रपोजिशन। अब मकसद तो बना लिया, उस मकसद को जब आप एक जुमला दे देते हो, उस मकसद को जब आप एक स्टेटमेंट दे देते हो, तो उसको हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने मल्टीपल, जब आप गूगल पे सर्च करते हो, कोई भी चीज सर्च कर रहे हो, आप लिख रहे हो, आपके बुक ही है जैसे मेंटल हेल्थ के, आप लिखते हो इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन पेशेंट, ड्रग्स ऑन बिहेवियर, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन बिहेवियर। ठीक है, तो आप जब ये लिखते हो तो आपके पास छोटे छोटे डेफिनेशंस के साथ सबसे टॉपिक ब्लू कलर का बोल्ड टॉपिक लिखा नजर आता है, तो वो होती है रिसर्च। कि मतलब अगर एक बंदा ड्रग्स लेता है तो उसके बिहेवियरल इफेक्ट्स क्या आएंगे, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन बिहेवियर, के बंदे के बिहेवियर में क्या चेंजेस आती हैं। लोगों ने ये सर्च किया तो आपको पता चला ना। किसी एक शख्स ने तो सबसे पहले देखा ना कि ये नशा ले रहा है, तो पहले ये खुश रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सोशल एंटी सोशलाइज्ड हो रहा है, इसका सोशल सर्कल छोटा होता जा रहा है, फिर ये वॉयलेंट हो रहा है। तो वो जो आपके पास इफेक्ट ऑफ आपके पास ड्रग्स है ऑन बिहेवियर, ऑन पर्सन बिहेवियर, वो आपके पास थीसिस स्टेटमेंट है। इसी तरह यहाँ पे इफेक्ट ऑफ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप इन पेशेंट रिकवरी, कि पेशेंट रिकवरी में नर्सिस का क्या रोल है। आम जुबान में से आप क्या देखोगे कि लोग आपको कहते हैं नर्स अगर प्यार नाल बोल ले ना, आधा मरीज ऐसे ठीक हो जाता है। तो वो जो आधा मरीज ऐसे ठीक हो रहा है ना आप लोगों का, वो क्यों हो रहा है, वो एक थीसिस स्टेटमेंट है कि इफेक्ट ऑफ थेराप्यूटिक, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के क्या फायदे होते हैं मरीज की रिकवरी में। तो वो जो लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बना ली है, इंफॉर्मेटिव की स्टेटमेंट खुद बता रही है कि मैं क्या क्या मेरे अंदर होने वाला है, तो वो आपके पास थीसिस स्टेटमेंट होती है। अब आप इसको सिलेक्ट कैसे करते हो, सिलेक्ट का क्या मकसद है, यूज द एक्सपर्टीज यू हैव गेन्ड इन योर स्टडीज। लाइक आप बीएसएन कर रहे हो या पोस्ट आरएन कर रहे हो, तो आप हमेशा फाइनल ईयर में जाके रिसर्च थीसिस वर्क करते हो। क्यों, क्योंकि आप पहले 4 साल बेसिक नॉलेज लेते हो कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कितना है, ये किस लिए है। फिर आप अपनी इर्द गिर्द की चीजें ऑब्जर्व करके फिर आप उस पर काम करते हो। डू योर रिसर्च, फिर आप अपनी रिसर्च शुरू करते हैं। एंड फाइंड अ टॉपिक, फिर आप एक टॉपिक देखते हो जो फिट होता है आपके एग्जिस्टिंग लिटरेचर में, बट दैट बिल्ड्स अपॉन द थियरी एंड एक्सपेंड इट, और फिर उसको और ज्यादा एक्सपेंड करते हैं। इन डूइंग सो मेक श्योर दिस टॉपिक हैज नॉट बीन डन बिफोर। लाइक कि आपने इस तरह का बिल्कुल नया टॉपिक नहीं लेना है, लेकिन इस तरह का भी नहीं लेना है कि जिसके लिए आपको पुराना डाटा ना मिले, कि आपको हेल्प आउट हो सके उस काम में। अब सिलेक्शन ऑफ थीसिस में आपने जैसे आपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व किया
कि नर्सेस के बारे में, क्यों लोग नर्सिंग में एडमिशन नहीं लेते, क्यों आप जल्दी अपने आप को एज अ नर्स इंट्रोड्यूस नहीं करा पाते, क्यों आप अपने आप को नहीं बता पाते मैं नर्स हूँ, मैं नर्सिंग लेक्चरार हूँ, मैं ये हूँ। क्योंकि आपको लगता है कि जब किसी को पता चलेगा कि मैं नर्स हूँ तो वो मेरे बारे में इस तरह सोचेगा। तो आपने उसी को लेके अपना टॉपिक बना लिया कि इम्पैक्ट ऑफ नर्सिंग इमेज, या फिर कि आपकी नर्सिंग इमेज का इम्पैक्ट नर्सिंग स्टूडेंट्स पे क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ नर्सिंग इमेज और नर्सिंग स्टूडेंट्स और ऑनगोइंग वर्किंग्स, और जो भी आपके इर्द गिर्द होंगे, कि आप अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करके ही अपना टॉपिक सिलेक्ट करते हो। अब स्ट्रक्चर क्या होता है थीसिस का? आपने ओपनिंग स्टेटमेंट देनी होती है, इंट्रोड्यूस द रिसर्च फील्ड, आपने मेन स्टेटमेंट बतानी होती है, फिर उनका बैकग्राउंड स्टेटमेंट बताना होता है, फिर अपने प्रॉब्लम, वही चीज़ है दोबारा, ऑब्जेक्टिव, फिर आप सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी में कि आप जो आर्टिकल लिख रहे हो या पढ़ रहे हो उसका क्या फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है, इकोनॉमी पे क्या फ़ायदा है, इंडस्ट्री को या एकेडमी में बच्चों को क्या फ़ायदा है। तो टॉपिक आपने रैंडमली कोई भी नहीं लेना होता, आपने चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है, फिर अपना टॉपिक सिलेक्ट करना होता है। फिर लिमिटेशन, कि आपकी स्टडी की लिमिटेशन क्या है, क्या मेथड्स है, क्या मेथड्स यूज कर रहे हो, क्या कॉन्सेप्चुअल लिमिटेशन, क्या थ्योरेटिकल है, कितना इससे फायदा होगा, कितना आपको थ्योरेटिकल लिमिटेशन में कितना मटेरियल अवेलेबल है, कितने इसके कंसेप्ट्स अवेलेबल हैं। फिर आप उनको स्ट्रक्चराइज करते हो कि ये इसका स्ट्रक्चर है और इसको इस तरह परफॉर्म करना है। अगेन बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड ऑफ अ स्टडी इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द पेपर, ये पेपर के टॉप में इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में आता है, फर्स्ट सेक्शन में आता है, जिसमें आप उसका कंटेक्स्ट अंडरलाइंग रिसर्च, मतलब पहले कौन कौन सी है, क्या क्या इसका रेशनेल है, इट कंटेन्स द रेशनेल, इसका पहले जो रिसर्चेज हुई हैं उनका आप एविडेंस पुट करते हो, की प्रॉब्लम बताते हो, फिर ओवरव्यू बताते हो अपने पेपर का कि आप क्यों ये रिसर्च कर रहे हो। देन कंक्लूजन, कंक्लूजन इज बेसिकली इज इंटेंडेड टू हेल्प द रीडर अंडरस्टैंड व्हाई योर रिसर्च शुड मैटर। कंक्लूजन में आप लिखते हो कि आपकी रिसर्च का क्या फायदा होने वाला है, इससे दूसरों को क्या फायदा मिलेगा। ये इस कंक्लूजन इज नॉट पहले, ये बेसिकली एक समरी नहीं होती पॉइंट्स की और अ रीस्टेटमेंट ऑफ योर रिसर्च प्रॉब्लम बट अ सिंथेसिस ऑफ की पॉइंट। ये सिर्फ आपकी समरी नहीं होती या रीस्टेटमेंट्स नहीं होती, लेकिन ये आपके की पॉइंट्स होते हैं कि ये मेरी रिसर्च में काम है और ये इसका आउटपुट है। साइंटिफिक मेथड, क्वेश्चन आप लिखते हो, बैकग्राउंड अगेन, फिर उसका हाइपोथेसिस जनरेट करते हो, मतलब कि आप थीसिस स्टेटमेंट जनरेट करते हो, फिर उसको उसके लिए एविडेंस ढूंढते हो, फिर उसको एनालाइज करते हो, फिर अपने डाटा का कंक्लूजन बताते हो। रिकॉग्नाइज अ प्रॉब्लम कैसे, आस्क अ क्वेश्चन, डू बैकग्राउंड रिसर्च। आप रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम को कैसे करोगे, जब आप बैकग्राउंड स्ट्रक्चर देखोगे, जब आपके जहन में क्वेश्चन उठेंगे। मेक एन एजुकेटेड गेस, एजुकेटेड गेस का मतलब थीसिस स्टेटमेंट बनानी है। प्रिडिक्ट द कॉन्सिक्वेंस, फिर आपने देखना है कि इसका क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, वो आपने सिग्निफिकेंस में लिखने हैं। परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, फिर आप उसके लिए अपना लोगों से जो है आप डाटा कलेक्ट करोगे क्वेश्चन के थ्रू, फिर उस डाटा को कलेक्ट करोगे एसएसपीएस में, आप अपना डाटा एनालाइज करोगे और देन अपने रिजल्ट्स को कंक्लूजन में लिख दोगे। ये आपके पास था टोटल अब तक कि टॉपिक्स क्या है और टॉपिक की एक एक स्टेटमेंट में क्या क्या लिखना है। अब आपको ये सब करने के लिए रिसर्च इंजन चाहिए या सर्च इंजन चाहिए। सर्च इंजन क्या होता है, इज अ सॉफ्टवेयर, ये आपके पास सॉफ्टवेयर सिस्टम है दैट फाइंड्स द वेब एंड पेजेस दैट मैच द वेब सर्च। मतलब कि ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, स्वगल नजर आ रहा है, गूगल स्कॉलर नजर आ रहा है, कोपैक नजर आ रहा है, बिग सर्च इंजन, ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें आपको मेन टॉपिक्स मिलते हैं अपने रिलेटेड। गूगल में आपको हर चीज़ मिलती है, लेकिन गूगल स्कॉलर में आपको सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल राइटिंग मिलती है। दे सर्च द वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में अब तक जितना काम हो चुका है इन्फॉर्मेशन पे, वो सब आपको इन जगहों पे मिलेगा। आपके पास ये डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं मैंने कि कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं। गूगल स्कॉलर है टॉप पे, मोस्ट कॉमन यूज है, जे स्टोर है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, पबमेड सेंट्रल है। पबमेड आपके पास मेडिकल डिक्शनरी होती है। गूगल बुक्स है, ये आपके पास पूरी पूरी बुक्स अवेलेबल होती हैं। साइंस एंड गवर्नमेंट के जो आपके इंटरनेशनल लेवल पे आपके पास जितने भी आर्टिकल्स हैं पब्लिश हैं, रिसर्च गेट है। और कॉमन नेटवर्किंग है कि आपको एक अपने आर्टिकल के लिए डिफरेंट आइडियाज मिल जाते हैं। गूगल स्कॉलर हेल्प यू फाइंड रेलिवेंट वर्क अक्रॉस द वर्ल्ड, क्या आपने जो काम किया उस पर और कितने लोग काम कर चुके हैं। पबमेड क्या है आपके पास, फ्री सर्च इंजन है, एक्सेसिंग द प्राइमरी मिड लाइन डेटाबेस ऑफ रेफरेंसेस, जिससे आपको रेफरेंसेस मिलते हैं, मेन पॉइंट्स मिलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मिल जाते हैं, टॉपिक्स भी मिल जाते हैं। तो इनको यूज करते हुए आप अपना ये सारा जो काम है वो करते हैं। कंसेप्चुअल रेफरेंस कैसे लिखते हैं, रेफरेंस इज बेसिकली विल इंक्लूड द ऑथर नेम। रेफरेंस होता है कि ये इस बंदे का काम है और इसमें आप उनके इनिशियल्स यूज करते हो, टाइटल के इस आर्टिकल में से इस बंदे का मैंने ये काम लिया है। आप जर्नल, अगर वो जर्नल में पब्लिश है आर्टिकल, तो वो आप जर्नल का नाम लिखते हो, कौन सा वॉल्यूम है, जैसे आपकी बुक्स पे एडिशन लिखे होते हैं, कौन से पेज नंबर से आपने ये लिया है,
और कौन सा आपके पास आपने वेबसाइट यूज़ की है। तो ये आपके पास स्टेप्स हैं। रेफरेंस में आपने सबसे पहले ऑथर का नाम लिखना होता है, फिर ईयर लिखना होता है, फिर टाइटल टॉपिक लिखना होता है। आपका टॉपिक आपने इटैलिक्स में मतलब थोड़ा-सा टेढ़ा करके, ये आप जब एमएस वर्ड यूज़ करेंगे उसमें मिल जाएगा। आपने थीसिस, डिसर्टेशन या किस टॉपिक का कौन से थीसिस से लिया है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन करना होता है। यूनिवर्सिटी का नाम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना होता है। डेटाबेस क्या होता है, या फिर आपने यूआरएल जो आपकी वेबसाइट है, ये आपको एक एग्जांपल दी गई है कि रेफरेंस इस तरह लिखते हैं। उनके नाम है, इनिशियल्स हैं, उनका ईयर है, आपके पास ब्रैकेट्स राउंड ब्रैकेट्स में है। टीम फ्लो टाइटल जो है वो थोड़ा इटैलिक्स में लिखा हुआ है, वो आपके कि द मिसिंग पीस इन परफॉर्मेंस, इससे आपने लिया है। और ये विक्टोरिया यूनिवर्सिटी से का एक जर्नल था जिसमें ये लिखा हुआ था, और ये उसकी वेबसाइट है। तो आपने रेफरेंस में इस तरह बेसिकली लिखना होता है। अब आपके पास है कि ये रेफरेंसेस हैं। रेफरेंस हमेशा आपके पास बुक के एंड पे होते हैं। अगर आप अभी भी अपनी बुक्स देखें तो उनके लास्ट पेज पे आपको इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो उसे हम रेफरेंस कहते हैं। इन-टेक्स्ट साइटेशन क्या है? इन-टेक्स्ट साइटेशन बेसिकली आपके पास है, ये आप पैराग्राफ के एंड पे, कभी आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बुक देखें या इस तरह अपनी बुक्स देखें, तो पैराग्राफ के एंड पे आपको इस तरह ब्रैकेट में नाम और ईयर दिया जाता है। ये जो नाम और ईयर सिर्फ आप इन-टेक्स्ट साइटेशन, इन में टेक्स्ट के साथ, जो पैराग्राफ के साथ ही ब्रैकेट में होगा वो सिर्फ आपके पास या तो कभी-कभी ऑथर और ईयर होगा, या तो कभी-कभी ईयर और पेज नंबर होगा, या फिर ऑथर, ईयर, पेज नंबर तीनों हो सकता है। लेकिन रेफरेंस में आपके पास सब कुछ है, ऑथर, ईयर, बुक, यूनिवर्सिटी, टाइटल, यूआरएल, सब कुछ। मतलब ये आपके हमेशा आपके सिर्फ जो आपके पास इन-टेक्स्ट साइटेशन है उसमें आपके पास ये 2 चीज़ें यूज़ होंगी, लेकिन रेफरेंस में आपके पास ये सब कुछ यूज़ होगा। इन-टेक्स्ट साइटेशन इज़ एन एब्रिविएटेड, छोटा शॉर्ट रेफरेंस होता है, राइटर यूज इन द बॉडी ऑफ अ स्कॉलरी पेपर, मतलब कि बॉडी में, ड्यूरिंग, लिखते हुए ही पेपर में वो लिखता है, लेकिन रेफरेंस हमेशा एट द एंड ऑफ पेपर होता है। ये आपके पास इन-टेक्स्ट साइटेशन है और ये आपके पास रेफरेंस है एंड पे, और आप इसको नंबरिंग दे के लिखते हो। इन्फॉर्म द रीडर अबाउट द ओरिजिनल सोर्स, के आपने ओरिजिनली ये किससे लिया है, लेकिन इन्फॉर्म द रीडर अबाउट द कंप्लीट सोर्स, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल के इस बंदे का है, और कंप्लीट मतलब ये यहाँ से, इस वेबसाइट से, इस यूनिवर्सिटी से लिया गया है। ये बॉडी में ड्यूरिंग राइटिंग ही होता है पैराग्राफ के साथ, लेकिन ये एंड पे होता है हमेशा काम के। इसमें ऑथर का नेम या ईयर होता है, लेकिन इसमें ऑथर का नेम, ईयर, बुक का टाइटल, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, पेज नंबर, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझना। ये जब आपने नेक्स्ट, आपके ये ज़रूरी है आपकी रिसर्च वर्क में, और इसलिए आपको अभी इसका आइडिया होना भी ज़रूरी है। होप सो कि आपको जो है आर्टिकल राइटिंग समझ आ गई होगी। उसमें डिफरेंट इंट्रोडक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, थीसिस स्टेटमेंट क्या है, सिलेक्शन ऑफ थीसिस स्टेटमेंट क्या है, बैकग्राउंड स्टडी किसे कहते हैं, कंक्लूजन क्या होता है, और सर्च इंजन्स क्या होते हैं, और हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट सर्च इंजन्स हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं, रेफरेंस राइटिंग क्या है, और आपके पास इन-टेक्स्ट साइटेशन क्या है। होप यू विल अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गया होगा। कुछ भी समझ ना आने की केस में आप इसको दोबारा जो है इस इन केस ऑफ इंक्वायरी आप इसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।